हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी भाषा की जन्मदात्री कौन है? तो हिंदी संस्कृत की भाषा है, यानी कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। कुछ लोग अपभ्रंश भाषा से, अवहट्ट भाषा से भी कुछ कवि विद्वान इसका जन्म मानते हैं, लेकिन वास्तविक बात यही है कि हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब हिंदी में भी कई प्रकार की और बोलियां हैं, जिसमें एक खड़ी बोली है, अन्य उपभाषाओं का भी हिंदी में समावेश किया गया है। तो जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से ली गई है? तो ये है स्वरसेनी अपभ्रंश। मागधी भी अपभ्रंश होती है, ब्राह्मण होती है, अर्धमागधी होती है, लेकिन हिंदी की जो खड़ी बोली ली गई है वो स्वरसेनी अपभ्रंश भाषा से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो कौन सा है? तो वो खड़ी बोली का प्रचलित रूप वर्तमान में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अवधी, बिहारी, संस्कृत नहीं है, ये उपभाषा है। ये तो खैर मुख्य भाषा है संस्कृत, जबकि हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्राचीन समय में संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो कुछ भाषा परिवार भी हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो हिंदी जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह मूल ध्वनि जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाता है? भाषा की वर्णमाला की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते उसे हम वर्ण कहते हैं, जिसको हम खंड नहीं कर सकते, अक्षर का खंड कर सकते हैं। देखिए वर्ण, यदि हमने ये का लिख दिया तो ये आप सोच रहे होंगे वर्ण है, ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। इसको हम वर्ण नहीं कह सकते क्योंकि इसको तो हम तोड़ सकते हैं। देखें कैसे तोड़ सकते हैं, इसमें एक हलंत निकाल दो, इसमें से एक वर्ण और निकाल लो। अब हम कह सकते हैं कि इस का में दो वर्ण हैं, ये वर्ण है, एक तो क वर्ण है और एक आ वर्ण है, ये दो वर्ण हैं का अक्षर में, तो इसको हम अक्षर कहेंगे, इसको वर्ण कहेंगे। तो वह मूल ध्वनि जो खंडित नहीं की जा सकती उसे हम वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह कौन सी भाषा कहलाती है? यानी कि अपने आप सीख लेते हैं बच्चे, वो भाषा कौन सी कहलाती है? तो वो भाषा होती है मातृभाषा, यानी कि माँ के द्वारा प्रयोग की गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। और सर्वप्रथम जो भी भाषा सीखी जाती है, स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, वो मातृभाषा ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द कौन सा है? ये तीन शब्द एक ना एक रूप में एक अर्थ देते हैं, जबकि एक कोई चौथा शब्द है जो भिन्न अर्थ देता है, उस शब्द को हमें छांटना है। तो डगर, राह, पथ, देखिए डगर, राह, पथ, ये तीनों रास्ते के ही पर्यायवाची हैं, जबकि धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो ये भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा? ये जो कोई शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? तो ये शब्द है सर्वनाम शब्द। अब ये सर्वनाम शब्द है कौन सा? सर्वनाम तो कई प्रकार के होते हैं, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार के सर्वनामों में ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई शब्द, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जिसमें कोई आता है और कुछ आता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता, कुछ, ये दो शब्द आते हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरजते, घन, घनन, घन, घन, यहाँ पे यदि हम घा पर गौर करें तो अलंकार तुरंत पहचान जाएंगे आप, क्योंकि जब कोई वर्ण एक से अधिक बार यानी कि बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें घा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वाई से आशय क्या है? पूर्वाई का क्या मतलब होता है? क्या मदमस्त करने वाली हवा, पूर्व से आने वाली हवा, पूर्व को बहने वाली नदी, या पूर्व की ओर बहने वाली हवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व से आने वाली हवा को हम पूर्वाई कहते हैं। और यदि पूर्वाई की तरफ जा रही होगी हवा तो जरूर वो पश्चिम से आ रही होगी, तो उसको पछुआ पवन बोलते हैं, पछुआ हवा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम
कुसुम का एक पर्यायवाची नहीं है, बाकी के हैं। तो हमें बताना है वो कौन सा है। तो देखिए, पुष्प को हम कुसुम कहते हैं, सुमन को भी कुसुम कहते हैं, प्रसून को भी कुसुम कहते हैं, और कमल को हम कुसुम नहीं कहते हैं, क्योंकि कमल को कहते हैं पंकज, नीरज, जलज, सरोज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि ये तीनों कुसुम के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां जहां शब्द है, यानी कि जहां जहां जो शब्द दिए गए हैं, ये किस प्रकार का शब्द है। जहां जहां कैसा शब्द है? विपरीतार्थक शब्द युग्म में, भिन्नार्थी शब्द युग्म में, एकार्थी शब्द युग्म में, पुनरुक्त शब्द है। तो ये शब्द हैं पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का मतलब पुनः उक्त, यानी कि बार बार आ रहा है ये शब्द। जो शब्द यहाँ है वो ही यहाँ है, तो इसको हम पुनरावृत्ति हो रही है एक शब्द की, तो इसलिए हमको पुनरुक्त शब्द कहते हैं, पुनरावृत्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप का विलोम शब्द है। अब पाप का विलोम शब्द क्या होता है? तो पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? पाहुन, पाहुन आया मेरे घर, यानी का मेहमान होता है। पाहुन का अर्थ मेहमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटि रहित वाक्य छांटकर चिन्हित करना है। यहाँ पर एक त्रुटि रहित वाक्य है, तो उसको हमें छांटना है। तो देखते हैं कौन सा है। जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ता रहना। गौर करें, पढ़ता रहना गलत है ये। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ये राइट आंसर है सी इसका, यानी कि ये वाक्य बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों वाक्य गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? यानी कि जो आगरा है, एक शहर है आगरा, उसका बहुवचन क्या होगा? क्या आगरे होगा, क्या आगरों होगा, या आगरे होगा? जी नहीं, आगरा शब्द का कोई बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि शहर वगैरह का बहुवचन नहीं होता है, वो तो एक ही है, एक ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। यानी कि प्रयोग के अनुसार किसी प्रकार का लिंग, काल, उसके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अभिकारी शब्द। अब अभिकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? देखिए, पहले नंबर 4 होते हैं। ये पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये अभिकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाएं, जैसे कि धीरे धीरे, वह आदमी धीरे धीरे चल रहा है, तो ये धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। दूसरा होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द जो होते हैं वो अभिकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि के संग, के अलावा, है ना, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है समुच्चय बोधक शब्द, यानी कि समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो भी अभिकारी शब्द होते हैं, जैसे कि लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। और चौथे नंबर पे आता है विस्मयादि बोधक शब्द। अब विस्मयादि बोधक शब्द कौन से कहते हैं? हे, ओ, अरे, ये सभी अभिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, और इन शब्दों का किसी भी प्रकार का वाक्य में प्रयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होते हैं, ये क्रिया में एक वचन के, बहुवचन के, सबके लिए यही शब्द प्रयोग होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, जिन्हें हम अभिकारी शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द का सही रूप क्या है? तृष्णा, 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 तृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तृष्णा, ऐसा लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? यानी कि यहाँ पे देखिए, स्त्रीलिंग भी ढूंढना है और आपको शुद्ध शब्द भी ढूंढना है, क्योंकि ये सभी लिखे हुए हैं शब्द। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द भी चयन करना है और स्त्रीलिंग को भी ढूंढना है। तो इसमें देखिए, कवित्री गलत है, कवि गलत है, कवयित्री बिल्कुल सही है, और ये गलत है। ये तो जो सबसे सही शब्द होगा वो होगा कवयित्री, और यही इसका कवि का स्त्रीलिंग शब्द भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। देखिए, परिवर्तन के साथ जब हिंदी में आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। और यदि परिवर्तन के बिना आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं
तत्सम शब्द। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों तो उसको क्या कहते हैं? जब दोनों शब्द प्रधान हैं तो क्या प्रधान समास कहते हैं, क्या द्विगु समास कहते हैं, क्या तत्पुरुष समास कहते हैं? जी नहीं, इसको कहते हैं हम द्वंद्व समास। दोनों एक समान हो, दोनों प्रधान शब्द हो, उनको हम कौन सा शब्द समास कहते हैं? उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, प्रधान समास तो कोई होता ही नहीं है। और तत्पुरुष समास का मतलब होता है इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द है, अब यहाँ पे शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर डी है। इसमें दोनों जा आधे बनते हैं उज्ज्वल शब्द में, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। अनुरक्त मीन्स होता क्या है? तो अनुरक्त का मतलब होता है प्रेम में डूबा हुआ, मगन, रत, तल्लीन, लगा हुआ, ये अनुरक्त का मतलब होता है। और इसके विपरीत होता है विरक्त, यानी कि जो प्रेम में ना डूबा हो, जो मगन ना हो, जो रत ना हो, जो लगा ना हुआ हो। तो ऐसे शब्द है हमको, यानी कि अनुरक्त शब्द का जो विलोम होता है वो विरक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? यहाँ पर सभी जो शब्द दिए गए हैं, ऐसा एक समूह है जिसमें जितने शब्द दिए गए हैं वो सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा पहला ए वाला ही है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ये सभी तत्सम शब्द हैं। बाकी इनमें तत्सम, किसी में तत्सम है, किसी में नहीं है। देखिए काष्ठ तत्सम है, घृत तत्सम है, लेकिन घोड़ा नहीं है, कारीगर नहीं है। इसमें देखिए आष्ट, ये तो है ही नहीं है। किताब भी नहीं है, नानी भी नहीं है, चाकू भी नहीं, इसमें एक भी नहीं है। निष्ठुर है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ही केवल एक ऐसा है जिसमें सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग लगा हुआ है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नहीं लगा हुआ है। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, परीक्षा में हम नहीं पर ध्यान नहीं देते, ये देख लेते हैं। अच्छा उपसर्ग पूछा, कु उपसर्ग फटाक से लगा देते हैं। ये नहीं देखते कि किस में नहीं लगा हुआ है। ये पूछ रहा है वो कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। कुरूप में कु अलग कर दो, रूप अलग कर दो। कु में कर्म अलग कर दो, कु अलग कर दो। कुचाल, चाल में कु लगा हुआ है, लेकिन सल, सल में कुछ नहीं लगा। सल, ये तो कुशल खुद ही में एक शब्द है, इसको अलग कर देंगे तो फिर सल कुछ होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय, पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन, जी नहीं, इनका प्रयोग हुआ है ए नंबर में, यानी कि पुजारिन में। इन इसमें लगा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? तो नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो इसमें शेषव जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि शेषव जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ये शेषवावस्था से संबंधित है और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लोहा, लोहा ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लोहा कई प्रकार का होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तरह तरह का लोहा होता है कई प्रकार का। और लकड़ी, लकड़ी भी कई प्रकार की लकड़ी होती है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। कोई एक निश्चित पुस्तक नहीं दी गई है, बहुत सारी पुस्तकों के दिया गया है, तो यहाँ पर और सभी जातिवाचक संज्ञा है। केवल नहीं है तो शेषव जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है, देखिए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धन के लिए कम्बल बांटे। निर्धनों को, यानी कि जो कम्बल बांटे वो किसी के लिए बांटे। तो जो संप्रदान का चिन्ह होता है वो के लिए होता है, यानी कि कम्बल किसी के लिए हैं वो। तो इसमें सी राइट आंसर है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, आशयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा, ये थर्ड पर्सन के लिए कहा गया है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ पर, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि स्वतः भले ही दिया है, लेकिन स्वतः होता है अपने आप के लिए, जो कि निजवाचक के ऊपर प्रयोग किया जाता है। वो अपने लिए स्वयं कर रहा है, जैसे मैं अपने आप ऐसा कर लूंगा, मैं स्वतः ही काम कर लूंगा, या मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, या मैं स्वतः ही जान जाऊंगा।
अगर इस प्रकार का होता तो निजवाचक सर्वनाम होता। अब यहाँ पर वह स्वतः ही जान जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताना है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आया करो, पढ़ना और आना, ये दो क्रियाएं दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर दो धातुओं से मिलकर के क्रिया बनी है, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो सरल या साधारण वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। डी इसका राइट आंसर है। उद्देश्य माने होता है कर्ता, कर्ता वो उद्देश्य कहलाता है, और विधेय जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, जो विधेय होता है वो प्रेडिकेट होता है, और क्रिया जो वर्ब होती है उसको क्रिया बोलते हैं। अब इसमें जैसे कर्ता है कोई, राम, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यहाँ पर राम तो हो गया सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य हो गया, और घर जाता है ये पूरा विधेय हो गया, जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या? मोहन है, खरीदारी है, घूमना है, बाजार है, तो इसमें ए उद्देश्य है। उद्देश्य माने होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम कौन कर रहा है? जा कौन रहा? मोहन जा रहा, इसलिए यहाँ पर कर्ता जो है, उद्देश्य जो है वो मोहन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? मिश्रित वाक्य हमें बताना है, तो इसमें देखिए वर्षा हो रही है, साधारण वाक्य है, ये तो साधारण वाक्य हो गया क्योंकि वर्षा हो रही है, इसमें कुछ मिला जुला ही नहीं है। उसके बाद है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य हो गया। फिर आ गया सुधीर पढ़ता है, ये भी सरल वाक्य हो गया, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं वही सरल वाक्य होता है। डी नंबर का है मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, मिश्रित वाक्य कहलाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि किसी के कथन को कहना, उद्धृत करना, वो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? यानी कि विराम चिन्हों से ये प्रश्न है, वो कौन सा चिन्ह होता है? तो वो होता है अवतरण का उद्धरण चिन्ह, यानी कि जो किसी का अवतरण कहा गया है, किसी का कथन कहा गया है, उसको हम उद्धरण चिन्ह द्वारा प्रयोग करते हैं। और ये डबल उद्धरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें आगे दिया है कि शेर को सामने देखकर खाली स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? यानी कि शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर का होगा, यानी कि शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। प्राण सूखना ही मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन वर्ण घोष नहीं है? अघोष वर्ण बताना है कि घोष वर्ण कौन सा नहीं है। तो इसमें जो 6 नंबर का वर्ण है, ये वाला, ये घोष वर्ण नहीं है। अघोष और घोष, इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि अघोष वर्ण क्या होते हैं और कौन कौन से कहलाते हैं। तो देखिए अघोष वर्ण वर्ग का पहला अक्षर, पहला का मतलब है का, ठीक है, दूसरा यानी कि खा, और तीनों सा, सीटी वाला सा और पा वाला सा और सरौता वाला सा, ये तीनों सा। अब पहला काखा अकेला नहीं है, ये सभी 5 वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर, 5 वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सा, ये सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। और घोष के अंतर्गत क्या आते हैं? घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? घोष में आता है, देखिए ये पहला दूसरा वर्ग इसमें आता है घोष में, और तो तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग, काय का वर्ग? वर्ग का, जो कि का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हैं, जो 5 वर्ग, उनका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। और सभी स्वर भी इसी के अंतर्गत आते हैं, घोष के अंतर्गत। और या, रा, ला, वा, देखिए या, रा, ला और वा, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और हा भी आता है। तो ये घोष वर्ण है और ये अघोष वर्ण है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, घोष और अघोष वर्ण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
किस शब्द में रीर स्वर नहीं है, यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें री कौन से शब्द में स्वर नहीं है। कृपा, कृष्णा, दृष्टि और रिवाज। तो इसमें जो डी नंबर का है, रिवाज में री स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन किन ध्वनियों को कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्षाया, तो वृक्षाया का संधि विच्छेद होगा वृक्ष धन छाया, डी नंबर का। और ये जो है व्यंजन संधि होती है, वृक्षाया व्यंजन संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया है कि शमश्रु, शमश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? तो शमश्रु शब्द का तद्भव होगा मूछ। शमश्रु तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा मूछ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण जो एक शब्द है उसका इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होता? वर्ण किसको कहते हैं? रंग को तो वर्ण कहते हैं, जाति को भी वर्ण कहते हैं, अक्षर को भी वर्ण कहते हैं, लेकिन आकाश को वर्ण नहीं कहते। इसका बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची बताना है। तो इसमें देखिए जलज कमल का पर्यायवाची है, जलज। अंबुज भी कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, और ये जो सी नंबर का है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये मनसिव है, कामदेव का पर्याय। कामदेव रतिपति, यानी कि रति का जो पति है कामदेव, उसका पर्यायवाची है मनसिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा अन्नमनस्क। अन्नमनस्क यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये शब्द शक्तियां हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा में? तो भाववाचक संज्ञा में गुण दोष। आगे बढ़ते हैं कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। ये पूरा एक वाक्य है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है? काली पतलून मदन खेलने, तो कौन सा विशेषण है इसमें? तो इसमें जो विशेषण है वो है काली। काली शब्द विशेषण है क्योंकि पतलून की विशेषता है कि वो काली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक जो शब्द दिया गया है, तक, ये वाला तक है, क्या है ये? तक शब्द क्या है? तो ये तक जो शब्द है ये है संबंध बोधक अव्यय। ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अविकारी शब्द। अव्यय को ही हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अभी पिछले प्रश्न में ही शायद हमने बताया था अविकारी शब्दों के बारे में। तो अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संबंध बोधक भी एक प्रकार का अवयव होता है, जिसमें आ जाता है तक। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कठिन कोई शब्द है, उसको हमें अर्थ स्पष्ट करना है उसका, तो उसका जो विराम चिन्ह होता है वो कौन सा लगाया जाता है? तो उसका विराम चिन्ह लगाया जाता है विवरण चिन्ह नहीं, निर्देशक चिन्ह नहीं, उपविराम नहीं, इसका लगाया जाता है कोष्टक। जैसे हमें लिखना है कोई भी शब्द का जो सरलीकरण करना है, जैसे मान ले हमने जलज कह दिया। अब जलज समझ में नहीं आया तो इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कमल। कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है। तो ये पूरा एक वाक्य बन गया। अब जलज कठिन शब्द है, इसका सरलीकरण कर दिया हमने कोष्टक के माध्यम से। तो जो भी कोई कठिन शब्द होता है उसे हम कोष्टक विराम चिन्ह के प्रयोग से उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना राजपत्र गजट में, सूचना पत्र में, समाचार पत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो राजपत्र गजट में प्रयोग किया जाता है अधिसूचना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा सूचना, निविदाएं सूचनाएं बहुत सारी निकलती हैं न्यूज़पेपर में, देखना कभी निविदा 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 बहुत सारी लिखी रहती हैं। तो वो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो निविदा सूचना का देखिए उद्देश्य होता है सामान की पूर्ति करने के लिए,
तब निविदा सूचना निकाली जाती है। सामान की कोई नीलामी करनी हो सरकारी तरफ से तो उसको हम निविदा सूचना बोलते हैं। और निर्माण कार्य करवाना हो किसी भवन, बिल्डिंग, पुल आदि का, तो वहाँ पर भी निविदा सूचना निकालनी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि इन सभी कार्यों में निविदा सूचना का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं परिपत्र। जब किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक लोगों को भेजना हो कोई आदेश, कोई शासकीय पत्र या कोई ज्ञापन, तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताना। अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो देखिए, पढ़ना, पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ कर्म जरूर होगा, या तो किताब पढ़ेगा, नहीं तो कहानी पढ़ेगा, या कविता पढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, तो ये सकर्मक क्रिया है। लेना, अब लेना तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही, तो ये सकर्मक क्रिया है। खाना, कुछ तो खाएगा ही, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। रोना, और रोना कुछ रोना, मतलब क्या रोना, रोना तो रोना ही होता है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा रोना। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण? रघुपति, रघु, रघु के पति, यानी कि रघु का मतलब होता है रघुकुल। रघुकुल के पति, पति का मतलब होता है राजा या सम्राट। रघुकुल के पति यानी कि रघुकुल के राजा अर्थात राम। आप समझ गए होंगे कि ये जो रघुपति है ये अपना अर्थ छोड़ करके कहाँ ले गया? राम की ओर ले गया। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। रघुकुल का पति यानी कि राजा राम, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है रघुपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का प्रयोग किया? देखा, अशुद्ध उच्चारण कई प्रकार का होता है ना। कहीं पे सब वर्ण को अधिक प्रयोग कर देता है, कहीं पे संकुचित कर देता है, तो कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों में ये किस प्रकार की अशुद्धि है? प्रताप को परताप का उच्चारण करना या पढ़ना, ये किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये अशुद्धि होती है स्वरालाप। एक स्वरागम होती है, आकार इकार भ्रम होता है, आगम प्रकार की गलती होती है। तो ये जो गलती है वो स्वरालाप की अशुद्धि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? इसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का युग्म गलत छांटना है, कौन सा है? तो इसमें जो युग्म गलत है वो है कुत्ता और पिल्ला। देखिए, ये कुत्ता पिल्ला ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जबकि नगर और जयपुर, नगर है जातिवाचक, ये जातिवाचक है, जयपुर व्यक्तिवाचक है। पर्वत जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, स्त्री जातिवाचक है, श्वेता व्यक्तिवाचक है। यानी कि इनमें तीनों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का जोड़ा सही है, केवल कुत्ता और पिल्ला में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का जोड़ा सही नहीं है। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो देखिए, ऊष्म महाप्राण वर्ण इसमें सा है। ऊष्म महाप्राण, महाप्राण भी हो और ऊष्म भी हो, तो ऊष्म महाप्राण वर्ण देखिए कौन से होते हैं? ऊष्म महाप्राण, देखिए सा और सा और सा और हा, ये ऊष्म महाप्राण वर्ण है, ऊष्म महाप्राण। ठीक, और जो खा वर्ण है, ये खा, ये महाप्राण है केवल, ये खा जो है ये महाप्राण है केवल। और ये जो चारों हैं ये ऊष्म महाप्राण है। चा और टा, ये दोनों, चा और टा, ये अल्प प्राण है।